दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और वही जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग A to Z इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ये सीरीज आपको मिलता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, करंट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको दोस्तों यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले बात थोड़ा सा दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर झारखंड का जो डेट है, झारखंड पीजीटी का जो डेट है वो आ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान है इस बात को लेकर कि सर अब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपसे बता दूं कि अगर जो आपने कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन की है या ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी आपसे कहा हूं सब कुछ कवर कराऊंगा। मैंने आपसे बोला है कि झारखंड के सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं सारे के सारे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे और आपके एग्जाम डेट के 5 या 10 दिन पहले पहले तक सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। बशर्ते जितनी भी क्लासेस हो रही हैं आप उसको पढ़ते रहिए, नोट्स जितने भी मिल रहे हैं उसको आप पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज अभी तक 2 टेस्ट हुआ है, अब मैं और ज्यादा टेस्ट सीरीज वहां पे ऐड अप कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करा देता हूँ और झारखंड स्पेशल भी आपका कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है सब कुछ कवर कराना। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है, आपके एग्जाम के पहले पहले तक झारखंड के जितने भी सिलेबस है सब कुछ कवर करा दिए जाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर झारखंड पीजीटी का एग्जाम का डेट आ गया है ना। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर जो आपने कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले हैं तो अभी से भी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो दोस्तों एडमिशन ओपन है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा, 94 15 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है और झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है। दोनों बैचेस में जो फीस है केवल 2000 रुपये रखी गई है। एडमिशन ओपन है, अभी से भी आप एडमिशन लेके अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट जब आ जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि टू द पॉइंट चीजों को आप पढ़े, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकाव ना हो। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी दोस्तों बैच चल रहा है, आप सभी लोग को पता है। ठीक है, और जो क्लासेस आपकी छूट जाएंगी वो क्लासेस रिकॉर्डेड भी रहेंगी, तो आप सारी क्लासेस को एक बार नहीं बार बार कई बार देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ प्रोवाइड होगा, कहीं से भी कुछ छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको वीडियो क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और दोस्तों आपको मतलब झारखंड स्पेशल सब कुछ कवर कराया जाएगा। नोट्स चाहिए तो केवल नोट्स भी उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको अलग से नोट्स या टेस्ट सीरीज या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बिल्कुल सही है। चलिए, पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा। तो बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं बात से कि सर झारखंड पीजीटी का एग्जाम डेट आ गया। तो आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपसे जितना भी बोला है, जो भी कहा है, एग्जाम के आते आते उससे पहले पहले सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। बस एप्लीकेशन पे जो वीडियो क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स जो अपडेट किया जा रहा है सारे नोट्स को पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेस्ट जो दिया गया है उस टेस्ट को एक बार नहीं कई बार अटेम्प्ट करते रहिए और साथ ही साथ में आपका झारखंड स्पेशल भी कवर हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बार बार कॉल
या मैसेज ना करिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर जो एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सब कुछ कवर कराऊंगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं भैया, डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। इतने सारे लोग डी क्यों बोल रहे हैं? बहुत कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? कौन सा तथ्य सत्य है भाई? पहला ही प्रश्न बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। आई डोंट थिंक सो कि हाँ, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सही भी कर रहे हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर गलत है। तो देखिए दोस्तों, ये बात ठीक है कि 1991 से लेकर के 1981 से लेके 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर में थोड़ी सी गिरावट आई थी दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर में क्या देखा गया था? थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी, देयर इज नो डाउट। उसके बाद दोस्तों बात करें कि स्त्री पुरुष अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि स्त्री पुरुष अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। अब देखिए, हाँ ठीक है, स्त्री पुरुष अनुपात अर्थात स्त्री प्रति हजार पुरुष धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये बात भी भैया आपकी सही है। और भारत की लगभग आधी जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। लगभग आधी जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। नहीं भैया, हमारे भारत में ओवरऑल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 74% है ना? तो ये तो बात गलत हो जाएगी। तीसरी वाली जो बात होगी वो गलत हो जाएगी। उसके बाद जन जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या के घनत्व में भी क्या मिल रहा है दोस्तों? जनसंख्या के घनत्व में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 1, 2 और 4 सही हो जाएगा ना? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, 1, 2 और 4 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे गलत इसलिए हो रहा है कि भारत का लगभग आधी जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। नहीं भैया, भारत की साक्षरता दर कितनी है? लगभग 100 में से 74 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, क्योंकि आधे का तो रेशियो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया की गई है। क्यों की गई है भैया? चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया की गई है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्यों की गई है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, पी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। विनिवेश की प्रक्रिया क्यों की गई? हम सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्यों करते हैं? हम क्यों करते हैं विनिवेश? एक तरीके से सरकार अर्थव्यवस्था में आय को क्यों डालता है? सॉरी, अर्थव्यवस्था में सरकार व्यय क्यों करता है? इसीलिए तो करता है ना भैया, कि बाजार का आकार बढ़ सके, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो कम हो सके। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों को बाजार को अनुशासन में लाने के लिए तथा उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए। अगर जो सरकार बिजली की व्यवस्था अच्छा करेगा, सरकार परिवहन की व्यवस्था अच्छा करेगा, ठीक है, सरकार अगर जो सड़क अच्छा बनवाएगा, सरकार अगर जो सिंचाई सुविधा अच्छा देगा, तो इससे क्या होगा कि कार्यकुशलता में सुधार आएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत में बृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, बिल्कुल ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। और कोई भैया? सी के अलावा, सी के अलावा कोई और? सी के अलावा कोई और? ठीक है,
कपास की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पहला सूती वस्त्र मिल कब स्थापित किया गया? 1818 में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे जो पुराना उद्योग है वो कौन है भैया? कपास है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पुराने मिल की स्थापना कब हुई थी? 1818 में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी बात याद कि सूती कपड़ा मिल जो है वो कब स्थापित हुआ सर्वप्रथम? तो 1818 में। कहाँ पे? कहाँ पे? कलकत्ता में। अगला प्रश्न, इन निम्नलिखित में से कौन द इंडियन इकोनॉमी के गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक के रचयिता है? अच्छा सा प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा भी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने जा रहा हूँ। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? इतनी कम क्यों है? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे भैया चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर है द इंडियन इकोनॉमी अ गांधीयन ब्लूप्रिंट। इस पुस्तक की के जो रचयिता हैं वो कौन है? चौधरी चरण सिंह जी हैं। तो आई थिंक कि क्या बोल रहे हैं भैया? सभी लोग डी की तरफ जा रहे हैं। नहीं भाई, ये चौधरी चरण सिंह की पुस्तक है द इंडियन इकोनॉमी अ गांधीयन ब्लूप्रिंट। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, गलतियां होती हैं ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए डिसाइडर होते हैं। यही प्रश्न आते हैं और आप लाखों लाखों छात्रों से या तो आगे चले जाते हैं या तो पीछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि केरल के विकास अनुमत पर आधारित मॉडल निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका को महत्व देता है ना? और अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न का लेवल अब आने वाले दिनों में थोड़ा और ऊपर उठने वाला है। ठीक है, आपसे थोड़ा और कठिन प्रश्न पूछा जाएगा, है ना? तो अपने आप को तैयार करिए, एक लेवल और हम लोग ऊपर उठेंगे। और झारखंड के लिए अब ठीक तरीके से और स्पेशल बैच लाया जाएगा, मतलब स्पेशल क्लास लाई जाएगी। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? इजी सी बात है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। इजी सी बात है, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भाई? बिल्कुल सही है। तो केरल के विकास अनुमत पर आधारित मॉडल निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका को महत्व देता है? तो वो देता है दोस्तों जनसंख्या की साक्षरता को। ठीक है, तो देखिए इजी प्रश्न कैसे पूछता है? इजी प्रश्न पूछता है कि बताइए कि भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? तो भैया वहां पे केरल में कितना? 94%। लेकिन उसी प्रश्न को क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि भारत में प्रचलित कीमतों पर का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत सर्वाधिक है? कीमतों पर यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, बिल्कुल ठीक है। कीमतों पर घाटा, यहाँ पे शायद घाटा होना चाहिए, है ना? यहाँ पे मिसप्रिंट है। भारत में प्रचलित कीमतों पर घाटा निम्नलिखित में से कौन किसका प्रतिशत सर्वाधिक है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, राजकोषीय घाटा, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगर जो 2020 के आंकड़े की बात करें तो ये लगभग कितना था? 4% था। उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो राजस्व घाटे का आता है, ये 3.27% था। ठीक है, और प्राथमिक घाटा कितना था भैया? 0.2%। बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न देखने में लगेगा कि सर बहुत आसान है, लेकिन ये प्रश्न देखिए वास्तव में कठिन प्रश्नों में से एक है ना? कि राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ होता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन जो होते हैं ना, आपको लगते हैं कि भाई क्या है, चारों सही है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है।
सही है। ऑप्शन नंबर डी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, लोग सी भी बता रहे हैं, लोग सी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं। और कोई भैया डी के डी के अलावा नहीं, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के। राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ क्या होता है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है, यही तो कि अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। ठीक है, इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी क्या करते हैं दोस्तों, शामिल करते हैं। तो जाहिर सी बात है साधन लागत पद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न, उदासीन बकरे एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं भाई, ये भी प्रश्न आसान सा है, लेकिन गलतियां यहाँ भी होती हैं। उदासीन बकरे एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इजी सा प्रश्न है ये तो, बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे रुकने की जरूरत है। तो क्या उत्तर होता है, उदासीन बकरे एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि प्रत्येक बकरे जो होते हैं वो संतुष्टि के अलग अलग स्तरों के जोतक होते हैं, है ना। सभी लोग बी बोलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत, इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाला वक्र नीचे की अपेक्षा अधिक संतुष्टि व्यक्त करता है कि कम, अधिक कि कम, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि ऊपर वाला जो वक्र होता है ये उपभोक्ता के अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है कि नीचे वाला उपभोक्ता के अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। चलिए बता दीजिए मुझे इस प्रश्न का भी उत्तर कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है। चलिए बताइए भाई क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऊपर वाला क्या होता है, ज्यादा होता है, पूछता है कि ऊपर वाला वक्र से मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है दोस्तों, संतुष्टि क्या होती है, ज्यादा होती है, बात को भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डी सभी लोग बोलेंगे, बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है, तो राष्ट्रीय आय की गणना, तो ये दो विधियां हैं, एक आय तथा उत्पाद विधि का समन्वयन, ठीक है, आय विधि और उत्पाद विधि के समन्वयन के द्वारा दोस्तों हम राष्ट्रीय आय का ठीक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, एक आदर्श मांग सारणी में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ये भी प्रश्न आसान सा है, लेकिन अब गलतियां क्या होती हैं, कहेंगे कि सर इसमें पता नहीं क्या पूछ रहा है, कैसे आसान हो गया, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इस प्रश्न को पढ़िए, बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, बिल्कुल। चलिए बताइए भैया क्या उत्तर होगा। चलिए अशोक जी, अरुधति जी, अमरेश जी, शिप्रा मिश्रा जी, प्रियम मिश्रा जी, सुमन जी, वैभव जी, निरुपमा जी, अंकिता जी। चलिए सभी लोग बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर। सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं क्या, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मूल्य में क्या होता है, मूल्य के विलोमानुपाती में होता है। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की बात कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना कि यदि वस्तुओं की कीमतों में कमी आ रही है, यदि वस्तुओं की कीमतों में कमी आ रही है तो इन वस्तुओं के मांग में वृद्धि होती है, और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि यदि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो उसके मांग में कमी आती है। तो ये देखिए क्या होता है दोस्तों, मांगी गई मात्रा मूल्य के क्या होता है, विलोमानुपात में होता है, क्योंकि अगर जो किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो उसकी कीमत में कमी आती है, या अगर जो कीमत बढ़ रही है तो मांग में कमी आती है। बाजार के नियम के अंतर्गत हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं ना। अगला प्रश्न, कि विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें विक्रेता, अब देखिए, अब आप इस प्रश्न को कई बार देखे होंगे, लेकिन जो ऑप्शन आपके सामने है इस ऑप्शन को आप देखे होंगे, या मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यही है कि इस ऑप्शन को आप कम देखे होंगे, है ना। चलिए चलिए बताइए,
विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें विक्रेता, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। अमूमन प्रश्न हम लोग ये देखते हैं ना कि विक्रेता अधिकार वह स्थिति है जहाँ पे क्या होता है, एक अकेला विक्रेता होता है, वहां पे ऑप्शन दिया रहता है, तो हम लोग बहुत बार किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे ही दिमाग लगा के रखिएगा, ठीक है, ऐसे ही दिमाग को कंसंट्रेट करके रखिएगा कि भैया ठीक है, विक्रेता बाजार वह स्थिति है, विक्रेता क्या होता है, अकेला होता है, ठीक है, अकेला बेचता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो अकेला रहेगा तो वो बाजार में वर्चस्व को स्थापित करने में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। छोटी सी बात है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विकुंचित मांग वक्र के लिए सत्य नहीं है? विकुंचित मांग वक्र बहुत बार पढ़े होंगे, सर पाल स्वीजी साहब ने दिया था। अल्पाधिकार की बात, अल्पाधिकार के अंतर्गत पाल स्वीजी साहब ने विकुंचित मांग वक्र की बात की थी। कहा था कि सर इसमें जो ऊपर वाला वक्र होता है ये लोचदार होता है, जो नीचे वाला वक्र होता है ये बेलोचदार होता है। लोचदार का मतलब क्या होता है, बेलोचदार का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए, इतना तो पढ़े हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे कि एक एकाधिकारिक फर्मों के व्यवहार की व्याख्या करता है। अरे भैया, ये विकुंचित मांग वक्र किसने दिया था? पाल स्वीजी साहब ने दिया था कि नहीं दिया था? पाल स्वीजी साहब ने दिया था ना। और ये किसके संदर्भ में दिया था? ये अल्पाधिकार के संदर्भ में दिया था, न कि एकाधिकार के संदर्भ में दिया था। और यहाँ पे एकाधिकार की बात कर दिया गया है और यहाँ पे नहीं की बात कर दिया गया है, तो फिर आप गलत कैसे कर सकते हैं? कभी भी गलती होनी नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विकुंचित वक्र के लिए नहीं है? तो विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा अल्पाधिकार के अंतर्गत दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? पाल स्वीजी साहब ने की थी। इनके फिगर को पूछा जाता है, ऊपर वाला वक्र जो होता है वो लोचदार और नीचे वाला बेलोचदार। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपके सामने ये रहा। चलिए कि मांग की ऋणात्मक आयलोच का अर्थ होता है कि जब आय में गिरावट आती है तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा पर क्या असर पड़ता है? चलिए बताइए, क्या उत्तर होगा? कि मांग की ऋणात्मक आयलोच का अर्थ होता है कि जब आय में गिरावट आती है तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा पर क्या असर पड़ता है। चलिए भाई बता दीजिए मुझे। थोड़ा सा लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ऑप्शन नंबर बी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और कोई भैया? सभी लोग बी की तरफ जाएंगे? बी में ऐसा क्या है? बी में ऐसा क्या है? सॉरी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ए भी बता रहे हैं, है ना? बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा और आराम से करिए, थोड़ा और आराम से करिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, मांग की ऋणात्मक आयलोच का अर्थ क्या होता है? मांग की ऋणात्मक आयलोच का अर्थ होता है कि जब आपकी आय में गिरावट आ रही है ना, तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, न कि कम हो जाएगी। इजी सा प्रश्न है, बहुत बच्चों वाला प्रश्न है। तो जितने लोग भी एक ही बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? तो क्या उत्तर आ रहा है? बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि मांग की ऋणात्मक आयलोच का अर्थ क्या होगा? मांग की ऋणात्मक आयलोच का अर्थ ये होता है कि अगर जो आपके आय में कमी आ रही है तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा में क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ोतरी होता है। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है? ये वाला कंडीशन आपको पढ़ना था, ठीक है? आप सामान्यता इस प्रश्न को कर रहे थे, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे थे। तो ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग में होगी। चलिए थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है।
लेकिन देखिए हम लोग अमूमन क्यों बढ़ते हुए क्रम में पढ़ते हैं, ठीक है, धनात्मक अमूमन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अमूमन धनात्मक इसीलिए पढ़ते हैं कि सामान्यतः किसी वस्तु की मांग की आय लोच जो देखने को मिलती है वो धनात्मक ही होती है, लेकिन वहां पे पहला क्या दे दिया है, कंडीशन दे दिया था, इस वजह से। अगला प्रश्न कि जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग पर क्या असर होगा। अब ये भी बहुत इजी सा प्रश्न है, यहाँ भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ये भी बहुत इजी सा प्रश्न है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो भैया देखिए प्रतिस्थापित वस्तु का मतलब क्या है, ये बात समझना चाहिए था। जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया, अगर जो चाय की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो आप कॉफी पियेंगे, या कॉफी की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो आप चाय पियेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, तो अगर जो कीमत में गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है भैया कि वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बी है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आसान सा प्रश्न है कि जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग में क्या आती है, गिरावट आती है। थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे आपको भाषा को समझना है, भाषा आप समझ गए तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में 10 वस्तुओं के लिए सापेक्ष सापेक्ष कीमत होती है। ये अच्छा सा प्रश्न है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा और आपको इस प्रश्न का उत्तर करना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होने वाला है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सापेक्ष कीमतों का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा आराम से करिएगा, धैर्य बनाकर। अब ये मत दिमाग लगा दीजिएगा कि सर 10 दिया है तो हम क्या करेंगे, 10 गुणा 10 कर देंगे, मतलब 10 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और हम ऑप्शन नंबर ए टिक करके कहेंगे कि बहुत आसान सा प्रश्न आया, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यही फार्मूला अपनाते हैं कि भैया कैसे भी करके बैठा दो, कैसे भी करके बैठा दो। उनके दिमाग में क्या आएगा, उनके दिमाग में आएगा कि नहीं यार 10 से 6 में गुणा क्यों करेंगे, 10 से 4 में गुणा क्यों करेंगे, 10 से 45 का क्या संबंध होगा। उनको ये लगेगा भैया हो सकता है एन स्क्वायर होता हो, अर्थात 10 इंटू 10 कर दो तो 100 उत्तर सही हो जाएगा। और इसीलिए इस प्रश्न का इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो सबसे पहले दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सापेक्षिक कीमतें होती है वो होती है क्या, भी क्या उत्तर आ रहा है, 45 कुछ लोग बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली सही है। तो जो लोग बोल रहे हैं 45 अच्छी बात है, इसका सापेक्षिक कीमत का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 अपान 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे आप इसको रख लीजिए। n का मान क्या है भैया, n का मान क्या दिया गया, 10 दिया गया ना, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 मतलब 9 आप करेंगे बटा 2 करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 45 उत्तर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लैपिंग कर दीजिए उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने भी 45 इस प्रश्न का उत्तर बताया है ना। तो याद रखिएगा कि एक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में 10 वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो भैया सापेक्षिक कीमत का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। n क्या है, वस्तुओं की संख्या है, और 10 वस्तुओं की संख्या वस्तुओं की संख्या कितनी दी गई है, 10, अर्थात n का मान 10 दिया गया, फार्मूले में रखेंगे आराम से निकाल लेंगे। अगला प्रश्न कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के निम्न कार्यों पर अधिक बल देता है। अब ये आसान सा प्रश्न है ना, ये आसान सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। चलिए, ये आसान सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, कुछ लोग ए कुछ लोग बी, बहुत अच्छी बात है भाई। कुछ लोग ए बोल रहे हैं कुछ लोग बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बी वाले और ए वाले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में जो कैम्ब्रिज समीकरण है ये मुद्रा के निम्न कार्यों पे अधिक बल देता है,
इस पे भैया ये भी तो कहते हैं ना कि क्या करना चाहिए, मूल्य का संग्रह करना चाहिए। ये भी तो कहते हैं ना कि संग्रह करना चाहिए भैया, और संग्रह करके भविष्य में अपनी निवेश को बढ़ाइए, और ये विनिमय के माध्यम को भी बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो मैं पीजीटी की बात करूं तो इसका जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसका जो उत्तर माना गया है वो ऑप्शन नंबर बी माना गया है। ठीक है, और एक हद तक बी भी ठीक है, लेकिन एक असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं पेपर देख रहा था, वहां पे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए माना गया है। ठीक है, तो ठीक है, अगर जो आप पीजीटी का एग्जाम देते हैं तो सही है, लेकिन इसका उत्तर जो होगा दोस्तों, वो राइट आंसर जहां तक मेरी समझ है कि इकोनॉमिक्स के अनुसार इसका उत्तर जो होगा मूल्य का संग्रह करना है ना। तो मुद्रा के परिमाण परिमाण सिद्धांत का जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, ये मुद्रा के निम्न कार्य पे सबसे अधिक बल किस पे देता है, तो ये मूल्य के संग्रह पे सबसे अधिक बल देते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, यूपी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं और कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न कि वैधानिक तरलता अनुपात के कम करने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। चलिए भैया, वैधानिक तरलता अनुपात के कम करने पर निम्न में से क्या सही होगा आपको बताना है ना। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, वैधानिक तरलता अनुपात अगर कम होगा तो उससे क्या देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर उसमें आयोग ने शायद बी नहीं उत्तर ए ही दिया है ना। तो अगर जो मुझे थोड़ा सा हो सकता है कि इस बात को मैं स्किप कर रहा हूँ, तो पीजीटी ने भी शायद ऑप्शन नंबर ए ही बताया है ना, कई एक जगह बी बताया है ना, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो ए ही होगा, है ना। चलिए, तो वैधानिक तरलता अनुपात के कम करने पर निम्नलिखित में से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कुछ लोग ये बता रहे हैं, और कोई भैया, बहुत अच्छी बात है। तो जितने लोग भी डी के तरफ जा रहे हैं सभी का उत्तर भी सही, कि वैधानिक तरलता अनुपात के कम करने पर निम्नलिखित क्या होगा, सरकार व्यापारिक बैंकों को पहले की अपेक्षा कम प्रतिभूतियों को बेच पाएंगी। एक बार नहीं, मैं अनेकों बार आपको बताया हूं इसके बारे में कॉन्सेप्ट। तो वैधानिक तरलता अनुपात के कम करने पर निम्नलिखित क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जो सरकार होगी वो व्यापारिक बैंकों को पहले की अपेक्षा कम प्रतिभूतियों को बेच पाएगी, है ना। जी बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बार बार बोलता हूँ। कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को लगता है कि नहीं चलो बिना कॉन्सेप्ट पढ़े हो जाएगा। देखिए, सारे प्रश्न जो है ना, मैं आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स का जितना टफ प्रश्न बन सकता है ना, टफेस्ट प्रश्न आपके सामने लाता हूँ। और सारे प्रश्न ऐसे नहीं होते हैं कि जिसको आप बिना कॉन्सेप्ट के सॉल्व कर सकते, या जिसे आप 2-4 लाइन में उसका वर्णन कर सकते। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। और अब आने वाले सेशनों में थोड़ा सा लेवल आप लोगों का और इंक्रीज होने वाला है, और थोड़े से कठिन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे ये रहा, क्या उत्तर होगा भाई। ई बोल रहे हैं कि जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है तो इससे संभव होता है, क्या होता है, कि मुद्रापूर्ति में संकुचन होता है। अगर जो खुले बाजार की प्रतिभूतियां बेचेगा कौन, आरबीआई, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा होगा वो किसके तरफ मूव कर जाएगा, मुद्रा जो होगा वो केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा। तो जब मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा तो मुद्रापूर्ति में संकुचन आएगा, और मुद्रा की कमी अगर जो होगी तो ब्याज की दर में क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात थी। अगला प्रश्न, केन्स किस मुद्रास्फीति से बहुत अधिक चिंतित थे। अब ये इजी सा प्रश्न है, मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है सबको पता होगा। जो लोग नए हैं वो लोग समझ लीजिएगा कि मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई। ठीक है, तो केन साहब जो है वो किस प्रकार की महंगाई से अधिक चिंतित थे, तो केन साहब ने मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से ये अधिक चिंतित थे। और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब
जब जनसंख्या के का आकार बढ़ता है तो वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और वस्तुओं की मांग बढ़े और पूर्ति कम हो, मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो, तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आएगी, और इन्हीं वस्तुओं में कीमती आने को ही हम क्या बोलते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, अर्थात जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, मांग बढ़ेगी लेकिन पूर्ति क्या होगी, मांग से के बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे कि ज्यादा कीमत पर वस्तुओं को परचेज करेंगे, और ज्यादा वस्तुओं पे कीमत को परचेज करना है क्या होगा, होता है दोस्तों, ये होता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, स्फीतिक अवसाद का आशय क्या है? सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने सारे लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग भी झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर झारखंड पीजीटी का डेट आ गया है। ठीक है, तो देखिए जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करूं, ए टू जेड झारखंड से संबंधित आपके सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया गया है, सारा टॉपिक दोस्तों मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे, और आपका झारखंड स्पेशल भी कवर करवा दिया जाएगा। एग्जाम के पहले पहले ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है, तो अगर जो आपने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है तो भी परेशान ना होइए, एडमिशन अभी भी ओपन है। एडमिशन की फीस 2000 रुपए है। आप आराम से एडमिशन लेकर के आप सुचारू रूप से कम समय में बेहतर ढंग से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपए आपको इस नंबर पे करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि उत्पादन की घटती मात्रा के साथ कीमत में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि स्फीतिक अवसाद का अर्थ ये होता है कि अर्थव्यवस्था में एक तरफ उत्पादन की जो कीमतें, उत्पादन जो होता है वो कम होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जाने लगती है, और वही दूसरे तरफ मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, अर्थात कीमतों में वृद्धि देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा कि एक देश का भुगतान संतुलन आलेख क्या प्रस्तुत करता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि एक देश का भुगतान संतुलन आलेख प्रस्तुत करता है उसके, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं मजेदार कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है कि किसी निश्चित अवधि में अन्य देशों के पास इसके समस्त आर्थिक लेन देन, बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि एक देश का भुगतान संतुलन, हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना। अगर जो अमूमन बात इजी प्रश्नों की करें तो जब इजी प्रश्न आता है, सॉरी, जब इजी प्रश्न आता है तो हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत क्या होता है, किसी एक देश का विश्व से लेन देन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रकट करते हैं। मतलब भुगतान संतुलन का जो आलेख होता है, एक निश्चित अवधि में अन्य देशों के साथ इसके समस्त आर्थिक लेन देन, जैसे एक भारत है, मान लीजिए 2021 में विश्व के अन्य देशों के साथ कितना क्या किया, लेन देन, आर्थिक लेन देन किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अंतर्गत आएंगी भुगतान संतुलन के अंतर्गत। तो जितने भी बोल रहे ठीक बोल रहे हैं। अगला, गैर वार्तालाप के उरुग्वे राउंड के परिणाम स्वरूप
विश्व व्यापार संगठन संधि अर्थात WTO 1 जनवरी 1995 से लागू हो गई है। इसके महानिदेशक कौन है? देखिए ये प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं, है ना? ये प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं। आपको लगेगा कि अरे सर ये प्रश्न तो पुराना हो गया है, लेकिन ये प्रश्न पुराना नहीं हुआ है, ये प्रश्न नया ही है, ये आता है। क्या बोल रहे हैं? आर्थर डंकल की बात बोल रहे हैं सभी लोग। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा, रेनेटो रगीरो होगा कि आर्थर डंकल होगा? गेट वार्तालाप के उरुग्वे राउंड के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन संधि WTO के 1 जनवरी 1995 से लागू हो गई। इसके जो महानिदेशक की बात बोल रहे हैं भैया, तो महानिदेशक कौन होंगे? रेनेटो रेनेटो रगीरो होंगे ना? बिल्कुल ठीक है। बताइए, इजी सी बात थी, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भाई? इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अगले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा प्रश्न है? चलिए, सी के तरफ कितने लोग सही हैं? सी के तरफ कितने लोग सही हैं? सभी लोग, सभी लोग। अच्छा, सी के तरफ सभी लोग जा रहे हैं कि सर जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। इस प्रश्न को सर्च करिएगा आज, है ना? इस प्रश्न को आज सर्च करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और सर्च करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को सर्च करिएगा। चलिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कभी कभी मुझसे असहमत भी हो जाया करिए, अब वो प्रश्न आपके हवाले है, मेरे ऊपर निर्भर न रहिएगा, उसको आप सर्च करिएगा, मैं कल बताऊंगा उसका उत्तर। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है कि निर्यातों में परिवर्तन होने से विदेशी व्यापार राष्ट्र की आय में हुआ गुणक परिवर्तन। तो हम लोग गुणक के अंतर्गत दोस्तों यही तो पढ़ते हैं ना, गुणक के अंतर्गत हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि निर्यातों में परिवर्तन होने से विदेशी व्यापार राष्ट्र की आय में हुआ गुणक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ध्यान में रखिएगा कि निर्यातों में परिवर्तन होने से विदेशी व्यापार राष्ट्र की आय में हुआ गुणक परिवर्तन होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, पूंजी संग्रह से आशय क्या है? पूंजी संग्रह से आशय क्या है? पूंजी संग्रह से आशय है, थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। पूंजी संग्रह से आशय है, क्या उत्तर होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं भाई, सभी लोग डी बताएंगे। अच्छा बताएंगे कि पूंजी संग्रह आप करेंगे, पैसा आप अपने पास रखेंगे तो पूंजी का विस्तार होगा, बात बिल्कुल ठीक है। पूंजी सघनता संभव बनाता है, ये भी है, और पैसा आपके पास रहेगा
तो आप भविष्य में चल के नए तकनीकी खरीद सकते हैं। जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। बाजार के आकार का महत्वपूर्ण निर्णायक है। बाजार के आकार का महत्वपूर्ण निर्णायक कौन होता है बताइए। बाजार का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? इजी सी बात है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। शाम को 7 बजे और सुबह 10 बजे 2 प्रैक्टिस सेशन आपको मिलता है। प्रत्येक दिन आपको लगभग 150 से ज्यादा प्रश्न प्रैक्टिस करने को मिलते हैं यूट्यूब पे। और अगर जो एक दिन में 150 प्रश्न से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पूरी आपके ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 1-2 बार आप गुजर जाएंगे। तो इजी सी बात है भाई, बाजार के आकार का महत्वपूर्ण निर्णायक कौन होगा? उत्पादकता होगा। क्या बोल रहे हैं सभी लोग? सभी लोग क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं ना सभी लोग? हाँ। तो उत्पादकता क्यों होगा भैया? क्योंकि देखिए उत्पादकता का संबंध किससे है? मांग व पूर्ति से। जब मांग में वृद्धि होती है तो पूर्ति भी बढ़ाया जाता है। तो पूर्ति बढ़ाने के लिए क्या होता है? आपको उत्पादन करना पड़ेगा। अरे भाई, जब उत्पादन करके प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो इसी से तो बाजार का निर्धारण होगा ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नर्स के अनुसार एक अल्पविकसित देश में छिपी बेरोजगारी है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ये सारे प्रश्न आपको देखने में आसान लगेंगे लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रश्न। चलिए बताइए। थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि नर्स के अनुसार एक अल्पविकसित देशों में छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग बी बोल रहे हैं बिल्कुल। तो रेगनर नट्स साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी है, अर्थात अदृश्य बेरोजगारी है, अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी है। छिपी हुई, अदृश्य, प्रच्छन्न, ये सब एक ही प्रकार की तो बेरोजगारी होती है। एक ही बेरोजगारी को तो बोलते हैं। ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि क्या होता है दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी में? कि जितने श्रमिक उत्पादन में लगे होते हैं सब उसमें से कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उन्हें उत्पादन के कार्य में लगे रहने या न लगे रहने से उत्पादन पर कोई असर नहीं होता है। जैसे बार बार बोलता हूं कि दो लोग मिल करके अगर जो 2 एकड़ जमीन में 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और 2 लोग और मिल जाए तो 4 लोग मिल करके भी उस खेत में क्या कर पाएंगे? 2 ही क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है? एक लिमिटेशन है। तो ऐसी स्थिति में जो 2 नए आए उनको ये लगा कि हमको रोजगार मिल गया, लेकिन वास्तविकता में उनके लगे रहने या न लगे रहने से क्या होता है कि उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बचत का एक संभाव्य साधन है। हम क्या कर सकते हैं कि बचत कर सकते हैं, श्रम का बचत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किसी देश के विकास स्तर के अनुमान अथवा तुलना करने के लिए सत्य बातों के साथ निम्नलिखित अभिलक्षण प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अच्छा सा प्रश्न है। चलिए, एक लोग को नहीं सबको देखना है। एक लोग को नहीं सबको देखना है। कभी कभी क्या किया करिए, कभी कभी विरोध भी करना जरूरी है ना? मतलब मैं बता दिया तो वो सही हो गया, किसी ने नहीं कहा कि नहीं सर वो ठीक नहीं था। चलिए एक बार सभी लोग देखिएगा, तब आपको बेहतर से पता चले, तब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है? डी सभी लोग बोल रहे हैं भैया, डी सभी लोग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोलेंगे भाई। किसी देश के विकास स्तर के अनुमान अथवा तुलना करने के लिए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित में से क्या
निम्नलिखित अभिलक्षण प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो कृषि से उत्पन्न राष्ट्रीय आय का प्रतिशत बिल्कुल सही है, कम होना चाहिए। और व्यापार से संबंधित सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत बिल्कुल ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग बिल्कुल ठीक है, कैलोरी के माध्यम से हम मापते हैं तो उपरोक्त। अगला प्रश्न, नर्स के अनुसार अल्प विकसित देश के संदर्भ में विनियोग करने की अभिप्रेरणा सीमित होती है। ये भी बढ़िया सब। क्या उत्तर होगा? थोड़ा सा लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है? और ये मेरे सिस्टम में क्या है कि एक ही जगह पे जितने लोग लाइव हैं उनकी संख्या रुकी हुई है जब से क्लास स्टार्ट हुआ था। आपके एंड पे कितने लोग अभी लाइव दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट कर। मेरे एंड पे एक ही जगह पे जो लाइव की काउंटिंग आती है वो रुकी हुई है। थोड़ा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके एंड पे कितना दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब की तरफ से फॉल्ट होता है तो उसको ठीक करना पड़ता है। केवल मेरे तरफ ही गड़बड़ है या आप सभी लोग तब भी ऐसा ही आ रहा है? चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई? ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना? हम्म, सबकी तरफ गड़बड़ है ना? सबकी तरफ गड़बड़ है। 58 58 हर जगह दिखा रहा है, क्योंकि जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक 58 एक ही जगह पे रुका हुआ है। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि पूरे 1 घंटे इतने लोग स्टेबिलिटी के साथ न उसमें कमी आए न उसमें वृद्धि हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर 35 है ना, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है आज यूट्यूब की तरफ, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अपना काम। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं? अच्छा भाई, तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर गलत हो जाएगा, और जितने लोग भी यहाँ पे सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अल्प विकसित देशों के संदर्भ में विनियोग करने की अभिप्रेरणा जो सीमित होती है, ये बाजार का आकार कम होने के कारण। एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, निवेश नहीं करता है। ठीक है, निवेश नहीं करता है तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, उत्पादन नहीं करेगा, बिक्री नहीं करेगा तो उसको आय की कहाँ प्राप्ति होगी? तो ये सारी चीजें बाजार के आकार कम होने के कारण ही तो होते हैं ना। तो जितने सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस शब्द का मतलब समझिए, आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर। तो नर्स के अनुसार अल्प विकसित देशों के संदर्भ में विनियोग की अभिप्राय सीमित है क्योंकि बाजार का आकार कम होता है। अगला प्रश्न, आधुनिक समृद्धि सिद्धांत का जन्म दो अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित संतुलन या चरघातांकी समृद्धि की अवधारणा के महत्वपूर्ण योगदान से जाना जाता है। वे दो अर्थशास्त्री कौन से हैं? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। डेनियल थे कि डंकल थे? कुछ लोग कह रहे हैं डेनियल थे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो आप बता रहे थे वो उत्तर ठीक है। चलिए आप सर्च करिएगा उसको, वो प्रश्न आपके नाम है, मैं कल बता दूंगा। चल, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छी बात है भाई। सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एडवर्ड डे डेनिसन तथा एस कुजनेटस। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आधुनिक समृद्धि सिद्धांत का जन्म दो अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित संतुलन या चरघातांकी समृद्धि की अवधारणा के महत्वपूर्ण योगदान से जाना जाता है। तो ये एडवर्ड डेनिसन और कुजनेटस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा जो प्रश्न है वो कठिन है, बट इन सारे प्रश्नों को लेकर के चलना है, क्योंकि कठिनाइयों से जब तक आप गुजरेंगे नहीं तब तक आप परिपक्व नहीं होंगे, है ना? तो थोड़े से प्रश्न जो है वो कठिन आएंगे, तो परेशान ना होइएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में
पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो 10 बजे वाला सेशन होता है उसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो मॉडरेट लेवल की रखी जाए, जैसे अमूमन टीजी को मिलता है, और इस वाले सेशन में आपको थोड़े से कठिन प्रश्न उपलब्ध कराए, क्योंकि कठिन प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल मॉडरेट क्वेश्चन को पढ़ के एग्जाम में आप फंस सकते हैं, है ना। एग्जाम में आप फंस सकते हैं अगर जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को आपको कम से कम 20 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले, और उन्हीं का जो स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता है, उन्हीं का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक, उन प्रश्नों को संभाल ले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और नहीं संभाल पाए तो फिर आसान प्रश्न तो सभी लोग करते हैं। डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, चलिए भाई डी की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी सी बात है कि उड़ते हंसों की पंक्ति प्रारूप फ्लाइंग गीज मॉडल का संबंध औद्योगिकरण के उस प्रारूप से है जो है ये पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए संबंधित है, इससे संबंधित है। जितने लोग भी जी बोल रहे हैं सबका उत्तर सभी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि उड़ते हंसों की पंक्ति प्रारूप यानी फ्लाइंग गीज मॉडल का संबंध औद्योगिकरण के उस प्रारूप से है जो विषय है पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए। अगला प्रश्न, विकासशील देशों की निम्नलिखित में से किस समस्या के निदान हेतु बेकर प्लान एक युक्ति के रूप में प्रयुक्त की गई। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मन नहीं लगता है पढ़ने में, या पढ़ते भी हैं तो कुछ देर पढ़ते हैं फिर सोचते हैं कि यार छोड़ो जाने दो। देखिए जब तक जिंदगी में आप अपने मन के अनुसार काम करेंगे तब तक आपको जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो मन है ना वो आपको ऑपरेट कर रहा है। मन जो है वो आपको ऑपरेट कर रहा है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि अब मोबाइल चलाओ, अब इधर उधर की बातें करो, ठीक है, अब क्या करिए, अब पढ़ाई ना करिए क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। ये सारा मन आपको एक मैसेज दे रहा है और आप उसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए कि मन का गुलाम कभी ना बनिए, है ना। आप कहिए नहीं, आप मन को ऑर्डर दीजिए कि नहीं भाई 7 से 9 क्लास हो रही है, किसी भी हालत में प्रश्न आए चाहे न आए, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, सर बताएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ याद होगा ही होगा, है ना। तो आप मन को ऑर्डर दीजिए, ना कि मन आपको ऑर्डर दे। मेरी बात को आपको समझना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विकासशील देशों की निम्नलिखित में से किस समस्या के निदान हेतु बेकर प्लान एक युक्ति के रूप में प्रयुक्त की गई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है कि ऋण अदायगी की समस्या से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि विकासशील देशों के निम्नलिखित में से किस समस्या के निदान हेतु बेकर प्लान के रूप में, तो ऋण अदायगी की समस्या के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारत में औद्योगिक विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। चलिए झारखंड वाले जो हैं वो थोड़ा ध्यान से करिए। सर 10 बजे वाली क्लास को 8 या 11 बजे के बाद हो सकता है। चलिए 11 बजे से ही मैं क्लास कर दे रहा हूँ, है कि नहीं। जो कल 10 बजे वाली क्लास है, कितने लोग सहमत हैं कि जो 10 बजे से क्लास हो रही है उसको 11 बजे से कर दें। मेजॉरिटी अगर जो कहेगी कि सर 11 बजे से कर दीजिए तो मैं क्लास को 11 बजे से भी कर दूंगा, मुझे कोई समस्या है नहीं। क्या उत्तर आ रहा है, सुबह वाली जो क्लास होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। डी किस हिसाब से बोल रहे हैं, छुट्टी एवं कार्य के घंटे। भैया कार्ल मार्क्स साहब को पढ़ा है आपने कभी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ा होता है तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर पाते। कितना इजी सा प्रश्न है, कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। अरे भाई औद्योगिक विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है मजदूरी एवं भत्ता। आप देखते हैं ना कि उद्योगों में अक्सर क्या होता है दोस्तों, फर्मों में अक्सर क्या होता है कि हड़ताल किए जाते हैं,
कि भैया हमको बोनस दो, दिवाली आ रहा है, होली आ रहा है, मजदूरी हमारी बढ़ाओ, ये किसके मध्य चलता है? पूंजीपति और श्रमिकों के बीच। तो श्रमिक मजदूरी और भत्ता पाता है, तो श्रमिकों और पूंजीपति के बीच हमेशा क्या होता है? संघर्ष होता है कि नहीं होता है? यही तो औद्योगिक विवाद का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इतने सारे लोग पता नहीं क्यों गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं भाई? बहुत बच्चों वाली बात थी, फिर भी गलत कर रहे हैं। अगला प्रश्न। ठीक है। वित्त आयोग का कार्य यह संस्तुति करना है कि वित्त आयोग का कार्य क्या है? चलिए बताइए। वित्त आयोग की बात हो रही है। वित्त आयोग का कार्य यह संस्तुति करना है कि वित्त आयोग का कार्य क्या करना है भाई? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के 280 के क के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 क के अंतर्गत ये क्या करता है दोस्तों? इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक कितने वर्षों बाद? 5 वर्षों बाद, है ना? तो देखिए, वित्त आयोग का कार्य यह संस्तुति करना है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य बांटे जाने वाले करों की शुद्ध राशि को ये वितरित करें। बिल्कुल सही है। राज्यों को राज्यों के बीच इस राशि के अंशदानों का आवंटन करने के विषय में बात ये भी है, और राज्य को केंद्र द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों के सिद्धांत के विषय में भी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण होने पर पूंजी उत्पाद निम्न में से किस प्रकार रहा? बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, जो लोग भी मेहनत नहीं करते, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत बड़ी बात है कि मन जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? आपका मन कह रहा है कि आप ये करो, आप ये कर रहे हो वो, लेकिन आप अपने मन को ऑर्डर दीजिए। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ने वाले करोड़ों हैं। 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, इस प्रकार के पढ़ाकू छात्र लाखों की संख्या में है। और वो लाखों की संख्या में टीजीटी के एग्जाम में बैठेंगे। 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन रेस्ट लेंगे। अगर जो ये स्ट्रेटेजी आपकी है, तो आप थोड़ा सा क्या करिए, ये सोच लीजिए कि यार लग रहा है नहीं हो पाएगा। लगातार पढ़िए, भले से 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, सप्ताह में 1 दिन का गैप हो जाए, 2 दिन का गैप हो जाए, वो अलग सी बात होती है। लेकिन अगर जो कंटिन्यू गैप कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और कोई चॉइस भी नहीं है आपके सामने। अगर जो पढ़े लिखे हैं, तो किसी दूसरे की गुलामी भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना लिखना कंपलसरी है। चलिए बताइए कि भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण होने पर पूंजी उत्पाद निम्न में से किस प्रकार का रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली बोल रहे हैं। सभी लोगों के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भैया। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, मुझे लगा कि बहुत सारे लोग फंसेंगे, लेकिन फंसे नहीं। ठीक है, तो योजनाओं में अनुमानित से अधिक, ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए कि भारत में अधिकांशतः पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण होने पर पूंजी उत्पाद निम्न में से किस प्रकार से रहा है? तो जितना योजना में अनुमानित किया गया था, उससे अधिक रहा है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है क्योंकि? क्यों होता है भैया तटस्थ वक्र मूल बिंदु की? इजी सी बात है, अच्छी सी बात है, बढ़िया सी बात है, सभी लोग को पता होगा। ये तो एक तरीके का क्या है? ये प्रश्न एक तरीके का क्या इसको बोलेंगे? इस प्रश्न को क्या बोलेंगे? ये प्रश्न क्या है? तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ऑप्शन नंबर क्यों होता है भैया? बी वालों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए बी वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेट करके पढ़ नहीं रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बताऊं, बार बार बोलता हूं, पढ़ा करिए।
तो एक वस्तु जिसका परिमाण उपभोक्ता के पास बढ़ रहा होता है अपेक्षाकृत क्या होती है दोस्तों, कम महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने बार बार अनेकों बार आपको बताया है, दो को ये करते हैं। और इसी कारण अगर जो एक वस्तुओं का परिमाण बढ़ रहा है तो दूसरी वस्तु जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, ये कम महत्वपूर्ण होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। रॉबिन्सन क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर होती है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो ये एक लाइन वाला प्रश्न है नहीं। चलिए भैया, क्रूसो साहब आगे बता दीजिए इनको, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, 2-4 लाइन में इसको नहीं बताया जा सकता। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है। तो याद रखिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होती है उत्पाद उत्पाद प्रवर्तन की सीमांत दर के बराबर होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सबका गलत है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सबका सही है ना। चलिए आगे मूव करेंगे अगले प्रश्न। अब ऐसे प्रश्नों में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना, छोटी सी बात है। अगला प्रश्न कि उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का कारण क्या है, नतोदर की बात कर रहा है। चलिए बताइए कि उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु की के प्रति नतोदर होने का कारण क्या है, क्या उत्तर होगा भाई। एक होता है उनतोदर, दूसरा होता है नतोदर। तो नतोदर होगा तो कैसा होगा भाई, नतोदर होगा तो कुछ इस प्रकार का होगा ना, इस प्रकार का। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आता है, मार्कर बहुत काम नहीं करता। नतोदर होने की नतोदर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ए बोल रहे हैं सभी लोग, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं भैया एब्सोल्युटली ठीक है कि उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का कारण ये कि सीमांत उत्पादन रूपांतरण दर क्रमशः बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न के अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। एक नया प्रश्न आपके सामने है जो बिल्कुल अभी नया है कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है। ये विचार किसने दिया भाई कि अर्थशास्त्र जो है एक सिद्धांत की अपेक्षा पद्धति है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने भी झारखंड टीजीटी या यूपी के लिए एडमिशन किया है आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करेंट और टेस्ट सीरीज आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, नोट्स को पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते रहिए, करंट कवर करवा दूंगा, ठीक है। और झारखंड टीजीटी पीजीटी वाले बैच में दोस्तों आपको यही सारी चीजें दी जाएंगी, वहां पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और झारखंड स्पेसिफिक आपका कवर करा दिया, मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा, कुछ भी वाला नहीं है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। 2000 रुपये आपको करना होगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं चाहे उनको पता है या चाहे किसी भी तरीके से है, तो उनका ठीक है। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है। ये बात जो है ये किसने कही थी, किन्स साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज द राइट आंसर, है ना। तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, ये विचार किन्स। अगला प्रश्न, हेरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्रमिक
काल में आय की वृद्धि से क्या देखने को मिलता है? चलिए भाई बताइए। चलिए, और थोड़ा-सा आज के सेशन में आपको हो सकता है कि कठिन प्रश्न देखने को मिले, तो परेशान ना होइएगा, कठिन प्रश्न भी करना बहुत ज़रूरी है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ये बोलेंगे, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि हैरड मॉडल में वांछित दर बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्रमिक काल की आय की वृद्धि बढ़ते परिमाण में होनी चाहिए, है ना? साउंड प्रॉब्लम हो रही है, साउंड प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना? तो ये जितने लोग भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि हैरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्रमिक काल में आय की वृद्धि बढ़ते परिमाण में होनी चाहिए। अब जो हैरड पढ़ा होगा, वो बहुत आराम से इसका उत्तर कर, जो नई कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो को ये लगता है कि नई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के और क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सोच रहे हैं कि पढ़ लें और उससे सिलेक्शन हो जाए, तो देखिए सिलेक्शन इस बार जो होने वाला है ना, वो आप मान के चलिए कि अगर जो 110 क्वेश्चन ठीक नहीं कर, तो आपका आप फंस सकते हैं। 110 क्वेश्चन आपको कम से कम ठीक करने पड़े, और इसमें से 90% 125 को 125 प्रश्न अगर जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से आप मान के चलिए कि कम से कम 80 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग करेंगे मॉडरेट लेवल के। कुछ लोग कंसंट्रेशन कोलैप्स करेंगे या धैर्य को खोएंगे, तब इस 80 में से वो गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसने 4 महीना ठीक तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, वो ये 80 क्वेश्चन 100% सही करेगा। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे 80 क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो होगी दोस्तों 40 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो इस प्रकार के होंगे कि जो मॉडरेट और टफ लेवल के बीच का जो एक गैप होता है, उसके मध्य में पूछे जाएंगे। जो मॉडरेट और टफ प्रश्न होते हैं, उसके बीच के ये प्रश्न होंगे, यानी उसको मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, मतलब वो थोड़े से कठिन। और जो ये 5 क्वेश्चन आपके दोस्तों होंगे, इसको आप मान के चलिए इस 5 प्रश्न में से 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा, है ना? तो यही मेन सिनेरियो है। अगर जो 4 महीने आपने पढ़ा है ठीक तरीके से, 3-4 महीने पढ़ा है, ये 80 क्वेश्चन आप 100% सही करने वाले हैं। ये 40 क्वेश्चन आपको सफलता दिलाएगा। ये जो 40 क्वेश्चन है ना, यही आपको सफलता दिलाने वाला है। अगर जो इसको संभाल लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 40 क्वेश्चन कब कर पाएँगे? जब इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञान होगा तब। जब अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तब। ठीक है? चलिए, तो क्या उत्तर आ रही भाई? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बी बोल रहे हैं कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है, संख्या का होना है जो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। असमांग, ये सबसे महत्वपूर्ण, मतलब वो समान वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना होता है जो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं और वो समान रूप से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, अर्थात वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं, वो विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सभी विकास प्रयत्नों का केंद्र बिंदु माना गया है? क्या उत्तर होगा? सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। क्या उत्तर होगा भैया? चलिए, कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को
सभी विकास प्रयत्नों का केंद्र बिंदु माना गया है? ये बढ़िया सा प्रश्न है, और जो झारखंड से जुड़ा है वो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जितने लोग भी 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर है ना, कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सभी विकास प्रयत्नों का केंद्र बिंदु माना गया है? मतलब हमको क्या करना है, मानव संसाधनों के विकास को मानव के संसाधनों का विकास करना है। इसका जो केंद्र बिंदु है ये 8वीं पंच। कमेंट करके आप हमको बताएंगे कि भैया गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? उसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका थीम क्या था, और किस वर्ष से किस वर्ष तक 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये तीनों प्रश्न आप पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कि भारत में कृषि आयकर निम्नलिखित सरकारों में से किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? ये इजी सी बात है। किसकी बात कर रहा है भैया? कृषि आयकर की बात हो रही है। मैं एक बार नहीं, बार बार, बहुत बार, अनेकों बार बोला हूं, गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, अगर जो दोस्तों राज्य सरकार की बात करें ना, राज्य सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? बिक्री कर है। ठीक है, तो एक तो हो गया भैया बिक्री, याद रखिएगा। उसके बाद आप भू राजस्व याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिए, कंसंट्रेट करिए क्लास पे। ठीक है, क्लास पे कंसंट्रेट करिए। और क्या बताया था भैया? मैंने कहा था मनोरंजन, मनोरंजन कर। ठीक है, मनोरंजन कर पहले स्थान पे बिक्री कर है, दूसरे स्थान पे मनोरंजन कर है। उसके बाद दोस्तों भू राजस्व आता है और कृषि आता है। ठीक है, ये 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये किससे संबंधित है? इसका वसूल कौन करता है? राज्य सरकार करता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है भैया। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी गरीबी उन्मूलन, और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी समावेशी विकास। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण टैक्स कहाँ से राज्य सरकार प्राप्त करता है? बिक्री कर है। उसके बाद मनोरंजन कर आता है, फिर भू राजस्व हो गया, और उसके बाद दोस्तों कृषि हो गया। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा की मांग की केन्सियन सिद्धांत के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की वास्तविक मांग कैसी होती है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन हल्के में ना लीजिएगा कि सर बोल रहे हैं चलो हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे। राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कर का स्रोत क्या है? बिक्री कर है। उसके बाद दूसरे स्थान पे मनोरंजन कर। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कृषि, भू राजस्व। लेकिन आज से कुछ डिकेट पहले तक, मतलब डिकेट मतलब क्या होता है? डिकेट मतलब क्या होता है? दशक की बात हो रही है। कुछ दशकों पहले तक क्या होता था दोस्तों, कि भू राजस्व का हिस्सा ज्यादा था, अब नहीं है सर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा की मांग के लिए केन्सियन सिद्धांत के अनुसार लेन के लिए मुद्रा की वास्तविक मांग होती है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं भैया बिल्कुल बोल रहे हैं कि ये ब्याज के प्रति लोचदार होता है, और ये आय के प्रति भी लोचदार होता है। तो हमने बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार बताया है कि मुद्रा की मांग की केन्सियन सिद्धांत के अनुसार लेन देन के लिए तो मुद्रा की वास्तविक मांग होती है वो ब्याज के प्रति और आय के प्रति, ब्याज के प्रति और आय के प्रति क्या होती है? लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप पता होगा तो आराम से इसका उत्तर कर पाएंगे। ये प्रश्न बहुत आसान सा है, बहुत इजी सा है, कि मुद्रा जो मानव के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि हम उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो संकट तथा भ्रम का एक साधन बन जाता है। इस कथन के लिए हम किसको श्रेय देते हैं? आपको बताना है। कभी किसको श्रेय दिया जाता है इस कथन के लिए भैया? आई थिंक कि कोई गलत नहीं करेगा, गलत करना भी नहीं चाहिए। अब इस प्रश्न को गलत करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना? ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ये बी क्यों बोल रहे हैं भाई? बी क्यों बोल रहे हैं? बी क्यों बोल रहे हैं? ये बोलिए, थोड़ा सा क्या करिए कि तेज से बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए। ऑप्शन नंबर ए है ना?
तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि मुद्रा जो मानव के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि यदि उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो संकट तथा भ्रम का एक साधन बन जाता है। ये कथन किसने दिया था भैया? ये रॉबर्टसन ने कहा था। अगला प्रश्न, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम, ये बढ़िया सा प्रश्न। कब प्रारंभ हुआ था भैया? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? याद आया? याद आया, 2004 को प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि हम लोगों को रोजगार दें और साथ ही साथ उनके खाद्यान्नों की पूर्ति करें। चले, अच्छा सा प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? बी बोल रहे हैं सभी लोग, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं भाई अच्छा बोलेंगे। कुछ लोग तो गेस करके बता देंगे कि सर छोटी सी बात है कि कार्य के बदले अनाज, इसी शब्द से ये निकला होगा। तो एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें मजदूरी नगद रूप से नहीं दी जाती थी बल्कि अनाज के रूप में दी जाती थी। जो आप कार्य करते थे उससे जो मतलब जो आपको मजदूरी मिलनी थी, उस मजदूरी पैसे में नहीं मिलती थी, मजदूरी अनाज के रूप में थी। और इसकी शुरुआत 2004 में हुआ था। अगला, सामान्यतः मांग रेखा क्या होता है भैया? कैसे कार्य करता है बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सही है, सामान्यतः मांग रेखा। क्या उत्तर होगा? हाँ, झारखंड पीजीटी का एग्जाम डेट आ गया है, ये बात मैं भी समझ चुका हूँ, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बताया है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिन लोगों ने भी अभी तक झारखंड पीजीटी में एडमिशन लिया है कॉन्सेप्ट की क्लास में, उनको मेरे द्वारा जितनी सारी चीजें कही गई हैं सब कुछ उपलब्ध करा दी जाएंगी और आपके एग्जाम के पहले पहले सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, झारखंड वाले बैच में आपको कंप्लीट आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट नोट्स भी दिए जाएंगे। बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे कि आप टेस्ट दीजिए और अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और झारखंड स्पेशल मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया। जिन लोगों ने भी एडमिशन ले लिया है वो ठीक है, पढ़ते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। 2,000 रुपए आपको इस नंबर पर पेमेंट करने होंगे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो दो बैच चल रहा है, यूपी टीजीटी का अलग है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग है। दोनों बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें प्रोवाइड कराई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। इस सामान्यतः मांग की रेखा कैसी होती है? सभी लोग बी के तरफ जा रहे हैं। बी में ऐसा क्या है भाई कि सभी लोग बी बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या ठीक है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है भैया, कि बाएं से दाहिने की ओर नीचे गिरता हुआ होता है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या इसका है कॉन्सेप्ट? कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता जो होता है वस्तुओं की अधिक मात्रा को क्रय करने लगता है, वैसे वैसे उन वस्तुओं से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है? कम होती चली जाती है। और यही कारण होता है कि ये बाएं से दाहिने की ओर गिरता हुआ होता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए भैया, किसका बर्थडे है? चलिए, सुनीता तिवारी जी कह रही है कि बेटी का बर्थडे है। चलिए, हम सभी लोग के तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हम लोग की यही कामना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किन्स के ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति वक्र सदैव होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल सही है,
तो जितने लोग भी लंबवत की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। लंबवत की तो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये मुद्रा की पूर्ति को अगर जो स्थिर मानेंगे तो यह जाहिर सी बात है कि क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति, क्या बोल रहा है कि केन्स के ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति वक्र सदैव क्या होती है दोस्तों, लंबवत होती है। तो सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। क्यों लंबवत होती है सर, क्योंकि केन्स के अनुसार अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो स्थिर होती है, तो इस वजह से ये क्या होता है, लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्फीति की गति और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध होता है, इस पर अनुभावश्रित तथ्यों के आधार पर बल दिया। किसने दिया भैया, किसने कहा कि जो स्फीति होती है उसकी गति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध देखने को मिलता है, आपको बताना है। क्या उत्तर होगा, आशा जी पूछ रहे हैं सर पीजीटी का, यूपी पीजीटी का एग्जाम कब होगा। यूपी पीजीटी का एग्जाम अभी देखिए कोई डिसाइड नहीं है कि कब होगा। फरवरी में मान के चलिए कि यूपी पीजीटी का भी एग्जाम हो जाएगा। फरवरी में आप मान के चलिए कि यूपी पीजीटी का भी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उत्तर है रे भाई, ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बता रहे हैं। फिलिप साहब को अगर जो बता रहे हैं भैया तो आप बहुत अच्छा बता रहे होंगे कि इन्होंने स्फीति की गति और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध किसने बताया था, फिलिप साहब ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं ना, हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो मजदूरी और बेरोजगारी में इन्होंने विपरीत संबंध बताया था। अगला प्रश्न, यदि अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय और मुद्रा का परिमाण स्थिर है, कैम्ब्रिज समीकरण के में वृद्धि का परिमाण क्या होगा। अब बताइए, अगर जो आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो कैसे करेंगे, है ना, इसलिए बार बार बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर जो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका टाइम क्या हो कि आप एक सकारात्मक वे में आगे बढ़े। तो ये मेरी जिम्मेदारी है आपको तैयारी करवाना, कैसे आप तैयारी करेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स भी पढ़ते रहिए, टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट देते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते रहिए, करंट भी कवर हो जाएगा, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहाँ से प्रश्न आएगा, इतने माध्यमों से हम लोग प्रश्न, है ना। तो आप ईमानदारी से अगर जो एप्लीकेशन पे 2 घंटे की क्लास लेते हैं, एक डेढ़ घंटे की क्लास यहाँ लेते हैं, या 2-3 घंटे की क्लास यहाँ लेते हैं, तो कहीं इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करने होंगे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय और मुद्रा का परिमाण स्थिर है तो कैम्ब्रिज समीकरण के में अगर जो वृद्धि होता है तो निरपेक्ष मूल्य स्तर में क्या आ जाएगी दोस्तों, कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यदि अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय और मुद्रा का परिमाण स्थिर है, कैम्ब्रिज समीकरण के में अगर जो वृद्धि आ जाएगा तो इससे निरपेक्ष मूल्य क्या आ जाएगी। अगला प्रश्न, चलिए, राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई बताइए, किस वर्ष हुई, आसान सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल ठीक है तस्नीम खान जी, पीसी महालनोबिस, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो थे वो पीसी महालनोबिस साहब थे, ठीक है। और वीके आरबी राव इसके क्या थे दोस्तों,
सदस्य थे। इस बात को भी याद रखिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो साइमन कुजनेटस साहब से है कि साइमन कुजनेटस साहब जो थे वो कौन थे, इस समिति के सलाहकार थे। बार बार बोलता हूँ, कापी पेन लेके बैठा करिए। बोला हूँ लिख लेना चाहिए था, नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आएगा तो वहां पे बताया जाएगा। अगला प्रश्न कि साधारण मांग फलन के संदर्भ में क्या सत्य है, सही। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि साधारण मांग फलन के संदर्भ में कौन सी बातें सत्य है। तो यह आय के प्रति 0 कोटि व कीमतों के प्रति 1 कोटि के समांग फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब देखिए किसी वस्तु की मांग, वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय, अन्य, ठीक है, और साथ ही साथ जो देखिए एक वस्तु की जो मांग होती है वो किस पे निर्भर, वस्तु की मांग किस पे निर्भर होती है कि वस्तु की मूल्य कितनी है, उपभोक्ता की आय कितनी है, ठीक है, और एक उपभोक्ता है उसकी फैशन क्या है, उसकी रुचि क्या है, ठीक है, उसकी एक उपभोक्ता है उसकी संपत्ति क्या है। इसी के आधार पे तो उपभोक्ता अपने मांग को निर्धारित करता है, ठीक है। और इसके बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को ही तो हम क्या बोलते हैं, मांग फलन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी कर रहे हैं एब्सोल्युट बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, दरिद्रता को विकसित करने वाले विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपघटित होता है? बढ़िया सा प्रश्न है। दरिद्रता का विकास किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, कोई नहीं बताएगा अच्छी बात नहीं होगी। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई कि दरिद्रता का विकास किसने दिया था। कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि दरिद्रता के विकास की बात किसने की थी। कमेंट करके बताइए। इजी सा प्रश्न है, अच्छी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। ओके ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? जगदीश भगवती साहब, बिल्कुल सही है। क्या कहे थे भैया, याद आ रहा है आपको? क्या कहे थे, क्या कहे थे? यही तो कहे थे ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक जो देश होता है वो अपने उत्पादन को इस तरीके से बढ़ाता हुआ चला जाता है कि जो उसके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक तरफ प्राकृतिक संसाधन उसके खत्म होने लगते हैं और दूसरी तरफ व्यापार की शर्तें जो होती हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं। तो इस वजह से एक देश एक समय ऐसा आता है कि जब दरिद्र होता है, ठीक है, मतलब विकास करने के बावजूद भी वो दरिद्रता की तरफ मूव कर जाता है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, इतने दरिद्रता क्यों आ रही है? सी होगा ना कि उपभोक्ता नीचे समुदाय अभियान वक्र पर आ जाता है, ठीक है। तो दरिद्रता को विकसित करने वाले विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अपघटित होता है? तो ये होता है कि जो एक उपभोक्ता होता है वो नीचे समुदाय अभियान वक्र पे चला आता है, क्योंकि आप विकास करते करते चले जाते हैं और व्यापार की शर्तें आपके प्रतिकूल होती है और एक समय ऐसा आता है कि आप क्या आते हैं, आप क्या होते हैं कि दिवालियेपन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो आपके देश में संसाधन है उन संसाधनों का आप समुचित रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न, मतलब खत्म कर देते हैं उन संसाधनों को। कि प्राचीन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो एम वी इज इक्वल टू पीटी समीकरण में समीकरण से व्यक्त किया जाता है, निम्न की व्याख्या नहीं करता है। किसकी व्याख्या नहीं करता है भैया, बताइए। आज आप लोगों की क्लास आज आप लोगों की क्लास 11 बजे तक ले ली जाए क्या? क्लास आज आप लोग की बढ़ा दी जाए क्या?
क्योंकि संभवतः पॉलिटी वाले सर आज क्लास नहीं ले, उन्हीं का मुझे मैसेज मिल रहा है, वो शायद क्लास नहीं लेंगे आज। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। सर आज नहीं, चेक करने के बाद फिर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ले लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लीजिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि प्राचीन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो एमबी इज इक्वल टू पीटी समीकरण से व्यक्त किया जाता है, निम्न की व्याख्या नहीं करता है। किसकी व्याख्या नहीं करता है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तनों का उत्पादन पर प्रभाव नहीं, भैया प्रभाव को नहीं व्यक्त करता है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन की का सापेक्ष मूल्यों पे प्रभाव नहीं है, और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का सापेक्ष प्रभाव ये भी। जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टीकरण का कदम नहीं है? चलिए, चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट, सॉरी, वैश्वीकरण होना चाहिए ना, विश्वीकरण, वैश्वीकरण होना चाहिए, वैश्वीकरण का कदम नहीं है, सॉरी। चलिए बताइए, वैश्वीकरण होना चाहिए, यहाँ पे कुछ प्रिंट दिया गया है, वैश्वीकरण होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? डी सभी लोग बोलेंगे? सभी लोग डी बोल रहे हैं? सभी लोग डी बोल रहे हैं? का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में स्वतंत्र प्रवाह को अनुमति देना, या कदम नहीं है कि बात कर रहे हैं भैया सार्वजनिक क्षेत्र की अंश पूंजी का विनिवेश करना। भैया सार्वजनिक क्षेत्र की अंश पूंजी का विनिवेश करना, ये वैश्वीकरण के कदम के अंतर्गत कहा आएगा? सभी लोग डी की तरफ जा रहे हैं, दो लोग ऊपर से डी बोल दिए, तो सर हम भी डी बोल देंगे, हमको भी आता है कि ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा कि ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा? कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्वीकरण का कदम नहीं है? तो अरे भाई, वैश्वीकरण के कदम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों की अंश पूंजी के का विनिवेश कैसे आएगा? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होना चाहिए दोस्तों, वो राइट आंसर जो है वो ए होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का कदम नहीं, का कदम सार्वजनिक क्षेत्र की अंश पूंजी का विनिवेश नहीं है। और कौन कौन सा है? आयात कर में कटौती करना, रुपए की परिवर्तनीयता, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्वतंत्र प्रवाह को अनुमति देना। बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, कि त्वरण सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? बार बार बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं कि त्वरण सिद्धांत, सर्वप्रथम देखिए, एक होता है गुणक, ध्यान रखिएगा, चार प्रश्न ये बनते हैं बार बार। ठीक है,
एक होता है दोस्तों गुणक और दूसरा होता है त्वरक। तो गुणक की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दिया था भैया? आरिफ कोहन ने दिया था, जिसे रोजगार गुणक के नाम से। और दूसरा निवेश गुणक किसने दिया था? किन साहब ने दिया था। गुणक क्या होता है कि जब आप निवेश में वृद्धि करते हैं तो विनिवेश में वृद्धि करते हैं तो राष्ट्रीय आय में दिया जाती है। और त्वरक की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दिया था भैया? त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? अफ्तेलियन साहब ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। अफ्तेलियन ने दिया था त्वरक की सर्वप्रथम अवधारणा। और इसको विकसित करने का कार्य किसने किया जाता है दोस्तों? जेबी क्लार्क साहब को। ध्यान आ रहा है कि नहीं हमारी बातों को? ध्यान याद आ रहा है कि नहीं? गुणक की अवधारणा रोजगार गुणक के रूप में रोजगार गुणक के रूप में सर्वप्रथम आरिफ कोहन ने दिया था। फिर इसको निवेश गुणक के रूप में किन्स ने बताया था। और त्वरक की बात करें तो त्वरक की सर्वप्रथम अवधारणा अफ्तेलियन साहब ने दिया था और विकसित करने का कार्य जेबी क्लार्क को जाता है। ये 4 प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और इसका त्वरक क्या होता है दोस्तों? डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अर्थात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि अगर उपभोग त्वरित होता है तो विनियोग भी क्या होगा? त्वरित होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है दोस्तों, कि अगर जो उपभोग त्वरित होता है तो विनियोग भी त्वरित होगा। तो ये क्या है दोस्तों कि त्वरक इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा आई अपान डेल्टा सी। तो ये 4 बातें आप बहुत ध्यान से याद रखिए। तो ये प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न पक्का आता है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का आता है। यहाँ से 4 नहीं 6-7 प्रश्न ऐसे हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं और एक प्रश्न पक्का आते हैं। तो गुणक की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दिया था? आरिफ कोहन ने दिया था और रोजगार गुणक के रूप में इन्होंने गुणक को वर्णित किया था। उसके बाद गुणक को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? किन्स साहब को, जिन्होंने दोस्तों निवेश गुणक की बात की। उसके बाद त्वरक की बात करें दोस्तों, तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? अफ्तेलियन ने दिया। विकसित कौन किया? क्लार्क ने किया। गुणक का फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा सी, या के इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एम पी एस, या के इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एम पी सी। सब कुछ याद हो जाना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पूंजीवादी आर्थिक विकास की प्रक्रिया की शुम्पीटर ने व्याख्या की। चलिए बताइए, चलिए भैया, पूंजीवादी आर्थिक विकास की प्रक्रिया की शुम्पीटर ने किस रूप में व्याख्या की? आपको बताना है। क्या उत्तर होगा? इजी सी बात होनी चाहिए, ये भी बढ़िया सी बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, आराम से थोड़ा केयरफुली करिए। गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, प्रश्न गलत कर रहे हैं बहुत सारे लोग। भैया ये सृजनात्मक विनाश के रूप में इन्होंने कहा था ना, सृजनात्मक विनाश के रूप में कहा था ना। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि पूंजीवादी आर्थिक विकास की प्रक्रिया की बात करें तो श्रिम्पिटर ने क्या कहा था कि ये जो आर्थिक विकास है यह एक सृजनात्मक विकास है। और सृजनात्मक विकास क्यों है? क्योंकि पूंजीवाद में सबसे प्रमुख कौन होता है? पूंजीपति होता है। सबसे प्रमुख क्या होता है? पूंजीपति होता है। तो ऐसी स्थिति में पूंजीपति को वित्त जुटाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए शेयर का सहारा लेना पड़ता है, बैंक से उधार लेना पड़ता है, जनता से उधार लेना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसी के परिणाम स्वरूप जब इन लोगों से ये ऋण ले लेता है तो इनका ही गुलाम बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि ये विध्वंस के रूप में, मतलब क्या होता है? सृजनात्मक विध्वंस, इसको सृजनात्मक विध्वंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न, एक देश के राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर निम्न द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा भैया? सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
क्या उत्तर होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि विदेशों से शुद्ध साधन आय के द्वारा। तो याद रखिएगा कि एक देश के राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद के बीच के अंतर को हम विदेशों से शुद्ध साधन आय के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा कंसंट्रेट होकर इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। एक देश के राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर क्या करेगा? विदेशों से शुद्ध साधन आय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अब क्या हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि 9 बज गया, कब तक क्लास होगी। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि भारतीय रिजर्व बैंक किस विधि द्वारा साख सृजन को संकुचित करती है? तो साख का सृजन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कौन कौन से किस किस प्रकार कौन कौन सी विधियों का सहारा लेता है आपको बता। तो भैया इजी सी बात है, पहले नंबर पे आपका आ जाएगा क्या? पहले नंबर पे क्या आएगा? बैंक दर बढ़ा देता है। बैंक दर बढ़ेगा तो व्यापारिक बैंक ब्याज दर पे, ब्याज दर बढ़ाएंगी, ब्याज दर बढ़ेगा तो जनता के साथ, जनता से पैसा व्यापारिक बैंकों के माध्यम से आरबीआई के पास चला जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेंगी तो भी अर्थव्यवस्था से मुद्रा आरबीआई के पास चला जाएगा। अर्थव्यवस्था से कम होगा तो ऐसे में क्या होगा कि ये साख सृजन को संकुचित, ठीक है। नगद कोषानुपात कम करके नहीं, बिलों की बिलों की अधिक पुनर्कटौती करके। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये जितने लोग बोल रहे हैं। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता श्रम बाजार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बढ़िया सा प्रश्न है कि ये बताइए कि अगर जो पूर्ण प्रतियोगिता श्रम बाजार है तो इस दिशा में कौन सी बातें सही होने वाली है? तो आप कहेंगे कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही तो हम पढ़ते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। समरूप वस्तुओं का अर्थात समांग वस्तुओं का अर्थात समान वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्रेता और विक्रेता को सभी को बाजार का ज्ञान होता है। असंख्य क्रेता, असंख्य विक्रेता होते हैं और श्रमिकों को मजदूरी सीमा, उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर दी जाती है। कोई कोई एक फर्म उद्योग पे कोई एक फर्म कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित होता है उसी कीमत पे क्या करता है, एक फर्म अपने प्रोडक्ट को बेचता है। ये सारी बातें दिमाग में आ गई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं आई होंगी तो रिवाइज कर लीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता श्रम बाजार की दशा में निम्नलिखित कौन सही है? तो मजदूरी दर श्रम के सीमांत उत्पादन के क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे आप हल नहीं कर सकते। अगला प्रश्न कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर दीजिए। भैया इजी सी बात है, एक साहब को सबको पता होगा कि इनमें आप फंस सकते हैं, जेम्स मिरेलिज, है ना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया? बी बोल रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया, सुमिल वाला है। तो हिक्स साहब ने दोस्तों किसकी बात की थी? सबल क्रमबद्धता अर्थात दृढ़ क्रमबद्धता। सैमुअल्सन की बात करें दोस्तों तो ये किसकी बात कर, सॉरी, हिक्स साहब दृढ़ नहीं, दुर्बलता की बात, हिक्स साहब दुर्बल क्रमबद्धता की बात करते हैं, सैमुअल्सन साहब सबल अर्थात दृढ़ क्रमबद्धता की बात करते हैं। जैकब वाइनर साहब को आप मिला लीजिए यहाँ पे, ये कस्टमर यूनियन से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है। और जेम्स मैरेलीच जो है दोस्तों, ये असममित सूचना से संबंधित है ना, तो देख लीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न सही है। और दोस्तों देखिए झारखंड का डेट एक तरीके से आ चुका है, तो जिन लोगों ने भी झारखंड टीजीटी पीजीटी में एडमिशन लिया है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेरे द्वारा जितनी चीजें भी कही जाती हैं सब कुछ कवर कराई जाती हैं। और जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वो पढ़ते रहिए, जिन लोगों ने भी एडमिशन किया है आप कम समय में बेहतर ढंग से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। आपको ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको नोट दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और दोस्तों आपको झारखंड सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। 2000 रुपये आपको करने होंगे 94 15 8
स्तर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, फिर नोट्स दिया जा रहा है उसका रिवीजन करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा दूंगा और झारखंड स्पेशल सब कुछ कवर हो जाएगा। बस आप ईमानदारी से हमारे साथ लगे रहिए। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी का भी बैच चल रहा है दोस्तों, तो यूपी टीजीटी पीजीटी की भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको सारे इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ कवर होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, कुछ भी आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। 2000 रुपए आपको इसमें पेमेंट करने होंगे। 94 15 863 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, चलिए, मौसम कुमारी जी, जयंत जी, सीमा जी, रेणु जी, तस्नीम जी, अफसाना सिद्दीकी जी, अफजल हसन जी, सुनीता जी, प्रियम मिश्रा जी, आई एम जी, विकास कुमार जी, रेणु जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। कल मिलते हैं एक नए सेशन और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलग से नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी आपको मिल सकता है। और एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि कम समय हो तो बेहतर ढंग से कंपाइल जो कंटेंट होता है उसको पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।